पिछले वीडियो में हमने मलेरिया पैरासाइट का जीवन चक्र पढ़ा कि किस प्रकार प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग फैलाता है। अभी हम मानव स्वास्थ्य और उसके रोग के अंतर्गत एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, इससे जो रोग होता है एस्केरियासिस कहलाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जान लें कि एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस क्या है। तो ये एक कृमि है। कैसा कृमि है? लंबा, पतला और नालवत, है ना, या बेलनाकार, हल्के भूरे या गुलाबी रंग का होता है। इसका शरीर बीच में कुछ मोटा होता है और सिरों पर पतला होता है। एक लिंगी प्राणी है ये। इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। यहाँ पर इस शब्द का आशय समझना आपको। लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब इसमें मेल और फीमेल स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। इसे आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा मेल कृमि है और कौन सा फीमेल कृमि है। तो इस घटना को ही हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो इसके शरीर के ऊपर क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है। अर्ध पारदर्शक क्यूटिकल का मोटा आवरण रहता है। चूंकि यह पोषक के कहाँ पाया जाता है बेटा? आंत में पाया जाता है। तो आंत में पाए जाने के कारण चूंकि एंजाइम से इनके शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे, तो ये आंतरिक परजीवी है, शरीर के अंदर पाए जाते हैं आंतों में। इसके शरीर के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। तो ये है कृमि। कौन? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। ये देखिए किस प्रकार से ये है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है नर है। तो नर को कैसे पहचाना जाता है? ये मुड़ा हुआ है किनारा, और यहाँ पर एक रचना पाई जाती है जिसे सूक कहते हैं, और मादा जो है वो लंबी होती है। इससे हम इसको क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। और इस प्रकार जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस होता है, इसका जीवन चक्र जो पूरा होता है, तो दो कृमि होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ये पोषद की आंत में होता है। पोषद यानी कि अगर इसका पोषक मनुष्य है तो उसकी आंत में इसमें निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया संपन्न होने के बाद उसके अंडे बनते हैं। इस अंडे को हम मैम्युलेटेड अंडे कहते हैं, और ये अंडे मादा जनन छिद्र से निकलकर पोषक की आंत में आ जाते हैं। तो जब वो पोषक की आंत में आ जाते हैं, और पोषक जो है जब मल त्याग करता है, तो उसके मल के साथ में ये जो छोटे छोटे अंडे हैं एस्केरिस के, वो बाहर आ जाते हैं। और एक मादा एस्केरिस एक दिन में 2 लाख अंडे देती है। और अंडे जो होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाए तो भी मृदा में वो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो इस तरह मल त्याग अगर किसी ने भूमि में किया है, तो इसके एस्केरिस के बहुत सारे अंडे भूमि में आ जाते हैं, और वहां से वो संक्रमण फैला सकते हैं। तो जब इसमें विभाजन किस प्रकार से होता है, ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे कि जब अंडे में निषेचन हो जाता है, तो निषेचन के पश्चात मारूला अवस्था, खोखली गेंद के जैसी ब्लास्टुला अवस्था, गैस्ट्रुला अवस्था आती है। उसके बाद इसमें वह गैस्ट्रुला अवस्था बदल जाती है लार्वा में, जिसे हम रेब्डिटॉइड लार्वा कहते हैं। बेटा ये ऑब्जेक्टिव आते हैं कि रेब्डिटॉइड लार्वा किस में पाया जाता है, तो उत्तर आएगा एस्केरिस में। और ये भी ध्यान रखना है हमको कि जो रेब्डिटॉइड लार्वा होता है उसका द्वितीय अवस्था भी आती है। इस परजीवी का संक्रामक अवस्था यही होती है। कौन? द्वितीय अवस्था के रेब्डिटॉइड लार्वा कैसे संक्रमण करते हैं? जैसे कि कोई एस्केरिस रोग, एस्केरियासिस रोग से ग्रसित मनुष्य का मल है, और वो मल भूमि पे पड़ा हुआ है, तो उसके मल में एस्केरिस के अंडे होंगे छोटे छोटे। अब वो अंडे परिवर्धित होंगे और इस कृमि में बदल जाएंगे लार्वा में। कौन सा लार्वा? रेब्डिटॉइड लार्वा। और अगर ये किसी भी दूषित चीजों के द्वारा मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य को क्या कर सकते हैं? संक्रमित कर सकते हैं। नए पोषक में संक्रमण किससे होता है? तो संदूषित भोजन और जल। जैसे कि अगर पानी गिर रहा है तो वो अंडे जल
स्रोत में चले जाते हैं और इस जल को अगर कोई पिया है तो वो उसमें संक्रमण हो जाता है। तो जब ये जलीय भोजन के साथ मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं तो सबसे पहले आमाशय में पहुंचते हैं और आमाशय में जाने के बाद वहां से छोटी आंत में जाते हैं और छोटी आंत में पाचक रसों की क्रिया द्वारा इनके कवच गल जाते हैं और फिर द्वितीय अवस्था के रेप्टिडॉइड लार्वा अंडों से बाहर आ जाते हैं और अंडों से बाहर आने के बाद वो क्या करते हैं, आंत की जो एपिथीलियम कोशिका है उसको छेद कर यकृत निवाहिका शिरा में प्रवेश कर जाते हैं और इसके बाद फिर रुधिर के साथ यकृत में से होते हुए पश्च महाशिरा पोस्ट केवल वैन द्वारा हृदय में पहुंच जाते हैं और हृदय से फुफ्फुस धमनी में और वहां से केशिका के बाहर कूपिका में आ जाते हैं। वहां रुक के 1 सप्ताह तक वृद्धि करते हैं, फिर तृतीय लार्वावस्था में आते हैं। 4 दिनों बाद पुनः चतुर्थ लार्वावस्था में आते हैं और चौथी अवस्था में ये कूपिका से निकलकर फिर श्वास नली से होते हुए ग्रसनी में पहुंच जाते हैं और फिर आहार नाल में पहुंच जाते हैं और फिर आंत में इसका चौथी बार निर्मोचन होता है और ये वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह देखिए कि आप इसका जीवन चक्र कितना जटिल होता है। एस्केरियासिस रोग होता है इससे और इसके क्या लक्षण हैं कि इसके लार्वा के द्वारा कभी कभी रुधिर स्राव होता है और कभी कभी लार्वा क्या करती है, सामान्य रूप से आंतों में न पहुंचकर मस्तिष्क या मेरुरज्जु या किसी अन्य में पहुंच जाते हैं। तो ये लार्वा के कारण कुपिकाओं में रक्तस्राव होता है ना, इयोसिनोफिलिया एनीमिया से ग्रसित हो जाता है और वयस्क जंतु आंत्रशोथ रोग उत्पन्न करते हैं और जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसको सूल, उदर पीड़ा, दस्त और उल्टी भी होती है। कभी कभी आंत की गुहा अवरुद्ध भी हो जाती है। इसके रोकथाम और नियंत्रण के लिए हमको सबसे पहला पीने के जल संक्रमण रहित होना चाहिए। कच्ची सब्जियों को भली भांति धोकर पकाकर खाना चाहिए और भोजन करने के पूर्व हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोना चाहिए। हाथ के नाखूनों को नियमित रूप से काटते रहना चाहिए। एस्केरियासिस के संक्रमण का पता करने के लिए मल का परीक्षण कराना चाहिए, इसे हम स्टूल टेस्ट कहते हैं, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति के मल में इनके अंडे पाए जाते हैं जिससे कि हम इसको पहचान सकते हैं। और इसके लिए औषधियाँ हैं, चिनोपोडियम का तेल, पिपराजिन हाइड्रेट है ना, एल्कोपार, डिवर्मिन, जेंटिल आदि। अगले वीडियो में हम फाइलेरियासिस के बारे में पढ़ेंगे।